नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल जारी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बड़ा एक्शन लिया। पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में स्पीकर ने कांग्रेस के 6 बाकी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ से विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। स्पीकर के फैसले का विरोध करते हुए बाकी विधायकों ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया। फिलहाल कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की राज्य के नेताओं के साथ लगातार बैठक हो रही थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के साथ भी बैठक के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंचे थे, डीके शिवकुमार, उन्होंने कहा कि राज्य में सब ठीक है और हिमाचल में कांग्रेस पूरे 5 साल सरकार चलाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी नंबर गेम के बदलने के बाद समीकरण क्या होगा और क्या वाकई कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में सफल रहेगी। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा इसी मुद्दे पर। हिमाचल की राजनीति उफान पर है। स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुनाते हुए विधायकों पर कड़ी टिप्पणी की। स्पीकर ने आया राम गया राम की राजनीति को देश के लिए खतरनाक बताया। मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन, जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 6 बागी विधायकों पर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया। इस फैसले के बाद हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी एक्शन पर अपना बयान दिया। हिमाचल प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ी है। वीरभद्र सिंह जी की बहुत बड़ी लेगेसी हमारे साथ है। उनके क्या भाव थे, क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते थे, हम उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए हमने हर कदम रखा है। जो भी हमारी बातें थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा, वो भी हमने बार बार उनके संज्ञान में लाया। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये बातें उनके समक्ष रखी है और हम वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्या उस पर निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं। डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं वो सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीज़ों को देखना है, सब चीज़ों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और हम तो अयोध्या जाकर राम प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक रूठों को मनाने में जुटे हैं। पर्यवेक्षकों का हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। इस मौके पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हिमाचल सरकार पर कोई खतरा नहीं है और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Udaji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ
जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था, और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। तमाम उठापटक के बीच हिमाचल प्रदेश की तरफ पूरा देश टकटकी निगाहों से देख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस पूरे 5 साल सरकार चला पाएगी या हिमाचल प्रदेश में भी खेला होगा। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत पीयूष जी। निपुण आलमबायन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत निपुण जी आपका भी। साथ ही प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रंजीत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पे। सबसे पहले रंजीत जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्या अब सारे संकट जो थे हिमाचल में टल गए? अभिषेक जी, जो संकट आपको दिखाई दे रहे थे वो तो टल ही गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी देश के सामने एक्सपोज हुई। आप ये देखिए कि कोई भी प्रदेश की जनता अपने लिए सरकार चुनती है और उस जनादेश का कोई चीरहरण कर दे, उस जनादेश को चुराने की कोशिश करे और रंगे हाथों पकड़ा जाए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्सपोज हुई है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था चंडीगढ़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक को कहना पड़ा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, और किस तरह से उन्होंने वहां लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया और रंगे हाथ पकड़े गए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे निरस्त भी किया, और जिसको सही रूप में मेयर चयनित होना चाहिए था वो मेयर बने भी। आप ये देखिए कि जहां आपके पास 25 विधायक हैं और आप 43 विधायक वालों को वहां चुनौती दे रहे हैं, तो आपकी मंशा पहले दिन से है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, आप विधायकों को प्रलोभन देंगे और कहीं ना कहीं आप अपने सत्ता और धन का दुरुपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, और हिमाचल की जनता ने अगर अपनी कोई सरकार चुनी तो उनको 5 साल तक निर्बाध गति से लोगों की सेवा करने देनी चाहिए। तो इसमें मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सरकार के खिलाफ क्या, मतलब बीजेपी ने क्या साजिश की थी सरकार के खिलाफ? देखिए, ये तो जग जाहिर है, और ये केवल हिमाचल में ही नहीं, आप अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सब जगह क्या हुआ, वहां के लोगों ने अपनी सरकार चुनी और बीजेपी ने अपने धन की शक्ति से, अपने जो उनकी अन्य शक्तियां हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनका दुरुपयोग करके हर जगह सरकारें गिराई और अपनी सरकार बनवाई। तो ये तो इतने कमजोर कैंडिडेट आप क्यों खड़े करते हैं? क्योंकि हर जगह तो आपको आपके ही कैंडिडेट जो हैं, आप कांग्रेस के विधायक ही जो हैं वो बीजेपी में गए हैं। तो आप ये बताइए, आप ऐसे कैंडिडेट को टिकट ही क्यों देते हैं? देखिए, अभी के समय में अभिषेक जी एक बात समझनी होगी कि लोगों को डराने, धमकाने, प्रलोभन देने सभी तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, और यद्यपि उनको खुद भी कई जगह तपिश अब झेलनी पड़ रही है। जो काम उन्होंने प्रारंभ किया है, अभी हाल में आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का जब चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के 3 और जदयू के 3 विधायक ही गायब हो गए, तो इनको तपिश झेलनी पड़ रही है। सरकार बनी, आपके विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसा है कि इनके तो शीर्ष नेता लंबे समय से ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। क्या ऐसी मजबूरी है कि ये कांग्रेस युक्त भाजपा बनाने लगे हैं? सारे कांग्रेस के नेताओं की ही जरूरत। सर, कुछ तो कारण होगा कि आपके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, कुछ तो कारण होगा।
देखिए कारण सिर्फ अगर आप ये कह देते हैं, रंजीत जी, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपको किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का भय नहीं, आपने कुछ नहीं गलत किया है, आपके घर पे ईडी सीबीआई रेड मारते रहे, क्या फर्क पड़ता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई आपसे फर्क? सहमत आप क्या हूं। बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जाते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं इस व्यक्ति ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, हाँ। और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलवाकर उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। हाँ। असम के मुख्यमंत्री के बारे में आपने देखा था कि उन पर किस किस तरह के आरोप शीर्ष नेतृत्व ने नहीं लगाया, हाँ। और अगले दिन उनको डरा धमका के और फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये बात आपको बिल्कुल ठीक है कि जो डर जाता है वो भाजपा में जाता है, जो नहीं डरता है वो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी तो से ऐसे इसीलिए लोगों तो मेरा के सवाल था, जाने ऐसे से- कैंडिडेट को क्यों टिकट देते हैं? मेरा सवाल ही तो यही था कि ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट देते हैं? देखिए, ऐसे कैंडिडेट को देने की बात नहीं है, वही बात कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति कुछ रही होगी। तो फिर जिसको दोष उन्होंने सामने कुछ वाले को कारनामे क्यों? किए जिसने होंगे। बेवफाई की, दोष उसको दीजिए ना। निपुण जी, बेवफाई अगर जिसने की है तो दोष उसे देंगे ना। बिल्कुल, कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा। मैं इनका जवाब इन्हीं की भाषा में देता हूँ। हाँ। कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और अपनी डूबी है कांग्रेस वहां जहां पर विधायक हमारे साथ नहीं थे। देखिए क्या होता है ना कि दूसरों को किसी भी तरह का आरोप दे देना ये आसान तरीका होता है कि एक सिंपल सी बात कही जाती है, जब अपने घर में आग लगी हो तो आप क्या करो, दूसरे पे मामला डाल दो। हाँ। हमारे घर का मैटर नहीं। देखिए कांग्रेस जब तक इस बात को नहीं समझेगी कि दिक्कत कहाँ पर है, इशू कहाँ पर है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। आप देखिएगा, चाहे वो आपका हम बात करें मंत्री जी जो हैं, जिन्होंने 6 विधायकों की बात करें, उनका बयान देखिए, उनका पूरा बयान क्या उनका रहा। उनकी माता जी का जो बयान है वो आप देखिए, विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह का, ठीक है, प्रतिभा सिंह जी का, हाँ, वो हाँ। किस प्रकार से बात को बात कर रही है, विक्रमादित्य जी क्या बात कर रहे हैं, वो मंत्री हैं और मंत्री होकर वो बयान दे रहे हैं, प्रतिभा जी कैसे बयान दे रही हैं। प्रदेश और ये अध्यक्ष इस हैं प्रकार वो। का जो मैटर है ये घर की लड़ाई है, बिल्कुल। लेकिन घर की लड़ाई पब्लिकली आ गई। अब भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद है सत्ता में आना, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो क्यों नहीं लाभ उठाएगी उस लड़ाई का? अगर भाई बीजेपी को तो फायदा ही रहा ना कि बीजेपी ने तो जो कांग्रेस की एक ही सीट, मतलब आप देखें राज्यसभा की हिमाचल से एक ही सीट थी, वही सीट बीजेपी लेके चली गई, तो बीजेपी ने और फायदा बिल्कुल उठाया। आपके पास अब बहुमत आप- था, आपके पास सब कुछ था, सरकार भी और आपकी आप थी, ये और कहिए- आपके नाक के नीचे से वो सीट ले गई बीजेपी। लेके चले गए। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, निपुण जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो बच गई, जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो छट गए। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पे। निपुण जी, जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बस मैं यही कह रहा था, देखिए जब तक हम अपने आप को देखेंगे, और देखिए बड़ा अंतर था, यहाँ पे 40 सीटें, उधर 25 सीटें बीजेपी के पास। हाँ। अब इंडिपेंडेंट में जोड़ा दे तो 28। तो अगर 6 के अलग होने से बीजेपी को तो सरकार बनने में लाभ नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पर, अगर हम बीजेपी को लाभ भी देखें, तो बीजेपी का लोकसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस को ऐसे उलझाए रखो, वो अपनी सरकारों को बचाने में लगी रहे, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी पार्टी काम करते है उसी तरीके से काम करती है कि भाई हमको चुनाव में जीतना, अपने प्रतिद्वंदी को हम कैसे एंगेज रखें, वो एंगेज की पॉलिसी हम मान लीजिए। जरूरत है कांग्रेस को अंतर्मनन करने की, इस प्रकार की स्थिति बन क्यों रही है, जहां पर आपकी क्लियर मेजोरिटी की, केवल एक राज्य है कांग्रेस के पास आज जहां पर उसका क्लियर मेजोरिटी थी, और वहां पे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये चिंताजनक है। और मैं कहूंगा जो 6 विधायक का निष्कासन हुआ है, हालांकि वो हुआ है, लेकिन पहले कोशिश करनी चाहिए थी समझाने बुझाने की। इस समय कांग्रेस को अपना कुनबा ही बचाना, अपना परिवार ही बचाने के लिए जिन्होंने बगावत की है वो वन विभाग पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर के रास्ता को रोक दिया गया है। तो अभी तो नए नए आरोप जो हैं वो आ रहे हैं, जो बागी विधायक हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, जिन सदस्यता रद्द की गई है। ठीक है, विवेक शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, एक गंभीर आरोप बीजेपी पे ये लग रहा है कि आप एक तो लोकतंत्र को मार रहे हैं, दूसरी बात ये कि हिमाचल में तैयारी ऑपरेशन लोटस की थी, राज्यसभा में तो सफलता मिल गई, लेकिन ऑपरेशन लोटस में फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ना कोई ऑपरेशन करती है, ना हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है जी। हम लोकतंत्र में काम करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। और हिमाचल की जो वास्तु स्थिति है वो ये थी कि हमारे पास 25 विधायक थे, 3 जो इंडिपेंडेंट थे वो भी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर दिया
जो प्रदेश सरकार के विरोध में उच्चतम न्यायालय में प्रदेश सरकार के विरुद्ध मुकदमा लड़ रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर भीतर अंतर्कलह प्रारंभ हुई। वैसे तो ये आग लगभग 14 महीने से लगी हुई थी, सुलगती वो इस हद तक पहुंच गई कि इनके लोगों ने इनका साथ छोड़ा, हमने कुछ नहीं किया। और उसके बाद अगर कंटिन्यू लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं और ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है इस समय, और हम तो कहते हैं कि प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री बहुत अपने आप को शक्तिवान समझते हैं, तो एक बार फ्लोर टेस्ट दे दें। अगर उनके पास बहुमत है। अच्छा विवेक तो जी, एक चीज ये बताइए कि भनक कब लगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर आग बहुत दिनों से जली हुई थी, धुआं कब पहुंचा था बीजेपी तक? देखिए, ये लगभग 14 महीने से ये सरकार अंतर्कलह से ग्रसित है। हाँ। 14 महीने का कार्यकाल हुआ है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने से ये इनकी आपस में ये फटने शुरू हो गए थे। कारण ये है कि आज भी इनके विधायक लगाते हैं कि हमारा हाईकमान या जो भी इनको जो सो कॉल्ड हाईकमान, वैसे तो हाईकमान है नहीं, गांधी परिवार को छोड़ के वो परिवार इनकी सुनता नहीं है। अब वो इनकी परिवार इनकी नहीं सुन रहा था, तो इसमें यहाँ पर ये हो गया सब कुछ, और ये कंटिन्यूड प्रोसेस में है। हम तो आज भी कहते हैं कि विवाद समाप्त होना चाहिए, मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट लेना चाहिए, और अगर उनके साथ बहुमत है तो सरकार चलाएं, नहीं है तो घर जाएं। अब पीयूष जी, ठीक है, आता हूं विवेक जी फिर से। पीयूष जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर सामने वाले के घर में कुछ खटपट है तो उसमें अगर लाभ हमें मिल रहा है तो क्यों नहीं? एक राज्यसभा सीट तो बीजेपी को मिल गई, और ये कुछ गलत था क्या? नहीं, देखिए अगर ऐसे देखें सामान्य रूप से तो लगता है कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि असंतोष कांग्रेस में खटपट है, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। लेकिन सवाल यही है कि अगर आप 6 एमएलए को लेके चले जाते हैं और हरियाणा के पंचकुला में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है कि पूरी तरीके से वो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको, और आप जो है कि उसको जबरन वो चीज अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जबरन कैसे? क्योंकि वो तो खुद राजी है, वो तो ये कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ हो ना हो, लेकिन हर्ष महाजन के साथ हम हैं, वो तो ये खुल के कह रहे हैं। नहीं, तो हर्ष महाजन के साथ है तो उनको पंचकुला जाने की जरूरत क्या थी? वो वहीं रहते शिमला में, और वो हर्ष महाजन के पक्ष में वोट देते। वो चूंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी एक काम कर रही थी, और वो चाह रही थी कि हर्ष महाजन जीते वहां पे, ताकि कांग्रेस को एक धक्का लगे, तो वो उन्होंने पूरा ऑपरेशन चलाया उसको। तो वो वरना उनको जाने की जरूरत नहीं थी। वो अगर नहीं दे रहे तो वहां आते, और देखिए तमाम आपने भी देखा होगा कि वो विधायक जिन्होंने जो है भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया, नहीं पीयूष जी, तो इसमें मौका कांग्रेस तो दे रही है ना। आप देखिए आज भले ही पर्यवेक्षकों की बात के बाद ठीक है सुर जरूर बदल गए हों विक्रमादित्य सिंह के या प्रतिभा सिंह के, लेकिन उनके अंदर भी नाराजगी तो है, वो साफ दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष नाराज है, मंत्री नाराज है, ये नाराजगी साफ तौर पे दिख रही है। तो आप मौका दे रहे हैं बीजेपी को? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मौका तो कांग्रेस ने दिया है, और कांग्रेस की जो का नेतृत्व है वो कमजोर रहा है। देखिए, ये जब से सुक्खू ने शपथ ली थी, वो शपथ लेने के पहले भी जो है आपने सभी ने देखा था किस तरह से प्रतिभा सिंह अपना क्लेम कर रही थी उस समय। और वो क्योंकि लगा, आप कल भी हमने देखा विक्रमादित्य सिंह ने जो बात कही कि जो चुनाव लड़ा गया और जो वोट लिए गए वो जो है उनके पिताजी के नाम पे ही लिए गए पूरे की, तो वो जो है उनका ये हक बनता है कि वो जो मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिले। इस तरह का मतलब इनडायरेक्ट एक संकेत था उस तरफ से। तो ये देखिए, कुर्सी की लड़ाई थी कांग्रेस के अंदर, और राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे थी वो। लेकिन उसको हाईकमान ने कुछ करके सबको समझा बुझा के, और उस समय सबके साथ एक मत हो गया था, और उसके बाद सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हाँ, ये बात जरूर है, लेकिन तब से लगातार असंतोष रहा है वहाँ पे, और ये लगातार था। भाजपा के लिए तो एक उर्वरक मैदान था, ये बिल्कुल पूरी तरीके से था उसके लिए, क्योंकि भाजपा जो है वो ऐसे मौकों की तलाश में रहती है। और कोई भी पार्टी रहेगी सर, अगर मौका दे कोई भी पार्टी रहेगी। अगर बीजेपी की सरकार में, मान लीजिए राजस्थान में बीजेपी सरकार में असंतोष होगी, तो कांग्रेस ये प्रयास नहीं करेगी कि सरकार गिर जाए। बिहार में देखिए कैसे हर 2 साल पे सरकार बदलते रहती है। हाँ, नहीं देखिए, ये हो गया, एक आम बात हो गई है। लेकिन अगर खरीद फरोख्त होती है तो वो जो है कि वो सही बात नहीं है। अगर आप गिर रहे हैं, मेंबर्स आपके पक्ष नहीं, खरीद फरोख्त यहाँ पे लग रहा है आपको खरीद फरोख्त, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का
वो साफ तौर पे कह रहा है कि असंतोष स्वाभाविक है। तो इसमें खरीद फरोख्त कहीं नजर आ रही है? देखिए, ये तो आपको भी दिख रहा होगा और सबको दिख रहा है कि अगर मैं वही फिर कहूंगा कि उन एमएलएज को ले जाने का मतलब क्या था। इसके मतलब भाजपा ने कहीं न कहीं पीछे थी और वो चाहती थी कि वो तो स्ट्रेटेजी पार्टियां अपनी बनाई रही हैं, ठीक है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से वो अगर चाह रहे थे तो वो जो है कि भाजपा कैंडिडेट को वहां रह के ही वोट दे देते। उसमें उनको कोई दबाव नहीं डाल रहा था कि आप दे या ना। ठीक है, वो क्या कारण है वो 6 विधायक बता सकते हैं या बीजेपी प्रवक्ता बता सकते हैं? मैं बीजेपी प्रवक्ता से भी इसे जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम सीधे प्रदीप शर्मा जी के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारा कानून क्या कहता है, संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है जिसके तहत 6 विधायकों को उनको अयोग्य करार दिया गया। इन तमाम चीजों को समझेंगे प्रदीप जी से। के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार जो है उस पर जो संकट के बादल मंडराते नजर आए वो बादल अब छट चुके हैं, क्योंकि 6 विधायकों की सदस्यता रद्द और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक पहुंचे उनका ये बयान कि सरकार 5 साल पूरे करेगी और सुक्खू ही सीएम रहेंगे, उसने सारे संकट के बादल छाट दिए हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रदीप शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये समझना चाहेंगे, जो हिमाचल में घटनाक्रम आपने देखा, वोटिंग से शुरू अगर हम करें, विप के बारे में भी जरा सा आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही साथ 6 विधायकों की सदस्यता रद्द, इसे कैसे देखते हैं? अभिषेक जी, ये आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स है, ये 1992 के बाद बेसिकली एक खास तरह से इसने लीगली एक डिफरेंट डायरेक्शन ली। उससे पहले आयाराम गयाराम को इतना कोई मतलब ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती, इम्पोर्टेंस नहीं थी और थी भी तो कोई उसके ऊपर कोई इतनी ज़बरदस्त कोई लगाम नहीं थी। 1992 के अंदर 52वां अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में जी। उसमें 10th शेड्यूल के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को जाना गया और इससे ये कहा गया कि ये जो बार बार कोई भी एक पार्टी से कोई एक पर्टिकुलर आदमी इलेक्ट होकर आता है और वो अपनी सुविधा के अनुसार दूसरी अपनी जो लॉयल्टीज है, अपनी जो संबंध है दूसरी पार्टी से बना लेते हैं। तो ये रहा कि इस तरह की स्थिति बेसिकली अगर देखी जाए तो वो जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है उनके लिए कंडूसिव नहीं है, ठीक नहीं होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट लाया गया जी। उससे ये हुआ कि जब भी कोई एमएलए किसी एक पर्टिकुलर एमएलए या एमपी कोई भी एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर पार्टी से इलेक्ट होके आएगा तो बेसिकली ये जाना गया कि भाई इसकी बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, एक पर्टिकुलर पार्टी के आदर्श या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पार्टी की या जो उसकी भावनाएं हैं या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह से हम कहें विचारधारा जो जिस तरह का सोच रखती है जी, तो उसके हिसाब से वो चलेगा। अब बाद में क्या होता है, किसी भी कारण से अगर वो अपने लॉयल्टीज अगर दूसरे स्विच ओवर कर लेते हैं तो एक इस पहले तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये 1992 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो इसकी परिभाषा थी बेसिकली उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो आज तक इफेक्टिव है। वो लैंडमार्क जजमेंट का नाम मैं बता देता हूँ आपको, कोहिटू होलो हाउस। ये एक जजमेंट है और ये आज तक भी इसको लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली स्पीकर का जो रोल है वो डिस्क्राइब किया गया कि स्पीकर का क्या रोल है जी। पहले ये होता था कि स्पीकर ने 1992 से पहले जब भी स्पीकर ने कोई भी डिसीजन ले लिया, जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उस स्पीकर के जो डिसीजन को था वो फाइनल माना जाता था, उसको चैलेंज नहीं किया जाता था। जब ये अमेंडमेंट हुआ तो ये चैलेंज किया गया कि क्या जो स्पीकर की पावर है वो अभी भी वही रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये हेल्ड किया, ये कहा कि स्पीकर की पावर, जो स्पीकर है वो एक जज की तरह काम करेगा। जज का मतलब
पूरा एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का जज नहीं, एक ट्रिब्यूनल का जो जज, उसको बोलेंगे, अगर आम भाषा में मैं जज बोल रहा हूँ, अदरवाइज वो प्रेजाइड होगा। ठीक है। तो वो जो भी दोनों पक्षों को सुनेगा, जैसे कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाता है, स्पीकर दोनों पक्षों को सुनेगा, उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से वो फैसले लेगा, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है सर, इसमें जो अभी जो एक्शन लिया गया है, आज जो एक्शन हिमाचल में लिया गया है, 6 विधायकों की सदस्यता को ही रद्द कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये जो आज जो बयान आया, जो स्पीकर ने कहा कि हम इस पर जो फैसला ले रहे हैं क्रॉस वोटिंग के कारण नहीं, फैसला जो हमने लिया है वो कारण ये है कि व्हिप का उल्लंघन था। व्हिप का उल्लंघन करने से क्या सदस्यता जाती है, ये प्रावधान है? जी अभिषेक जी, ऐसा ही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये बोलती है कि अगर कोई डिफेक्शन होना है, इसका नाम ही एंटी डिफेक्शन लॉ है जी। अगर कोई डिफेक्शन होता है किसी पार्टी में, तो उसमें कम से कम डिफेक्शन करने के लिए 2/3 का बहुमत जरूरी है। कि अगर जो इलेक्टेड जितने भी नंबर ऑफ एमएलएज या एमपीज हैं, अगर उसके 2/3 जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर डिफेक्शन करना चाहते हैं, हाँ 66% अगर है तो फिर आपका ठीक जा सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये जो 6 विधायक थे, अगर टोटल आप नंबर ले, उन टोटल में से 2/3 की मेजोरिटी नहीं बनती थी, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। ठीक है सर, लिया गया जी। ठीक है रंजीत जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सर आगे क्या, क्योंकि अब देखिए नंबर जो है वो घटा है, और नंबर जब घटा है 6 विधायक अब आपकी पार्टी के जो हैं उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है, रहे 2 जिनकी नाराजगी तो खुल करके सामने आ रही है, हालांकि उन्होंने अभी स्वीकार कर लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया कि हमारे बड़े भाई हैं सुक्खू, लेकिन प्रतिभा सिंह की नाराजगी ये क्या आगे नहीं लग रहा है, आगे और ज्यादा चुनौतियां बढ़ाएगी आपकी? नहीं देखिए अभिषेक जी, वहाँ जो हमारे पर्यवेक्षक गए वरिष्ठ नेता है, हाँ। और उन लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन बनाने की भी बात की है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी 6 सदस्यों की, और वो इन मुद्दों पर बात करेगी जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र एक बात कह रहे थे, उस पर मैं टिप्पणी करके एक और भी बात आपसे करना चाह रहा था। हाँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इनका लोकतंत्र पूरे देश ने देखा है कि किस तरह ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। दूसरी बात कि इन्होंने लोकतंत्र का एक और उदाहरण दिया जिस पर शायद आपका ध्यान न गया हो, कि भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव पास किया है कि अब उनके यहाँ अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। तो ये किस तरह के लोकतांत्रिक हैं इसका तो इन्होंने खुद पता बता दिया है। एक बात, क्योंकि आज बहुत गंभीर पैनल आपके इस पे दिख रहा है मुझे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए वर्ष 2014 के बाद देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का प्रयास हुआ है। पहले विपक्ष को विपक्ष समझा जाता था, आज क्या है, आज ये विपक्ष को दुश्मन समझते हैं। आपको ध्यान होगा आदरणीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, या आदरणीय नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे, तो यूएनओ भेजने की बात थी तो विपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो नेतृत्व करने के लिए भेजते थे। आज इनके तरफ से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके नेताओं का एकमात्र एजेंडा है सुबह उठो, उस समय से रात तक कांग्रेस को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, गांधी परिवार को गाली दो, और नेहरू जी से लेके और अभी तक जितने कांग्रेस के नेता हैं सबको गाली दो। ये गाली की संस्कृति यह देश पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो विवेक जी से पूछ लेते हैं कि यूएन में भेज सकते हैं, विपक्ष के किस नेता को भेजेंगे? विवेक जी बताएंगे। जी हाँ। एक बात है कि इनको इस बात का अहंकार है कि हम इतना लोकतंत्र का धज्जी उड़ाते हैं, फिर भी देश की जनता इन्हें जिता देती है। नहीं मैं देखिए रंजीत जी, मैं घूम फिर करके फिर वहीं आऊंगा। आप एक चीज बताइए, अगर हम इंटैक्ट रहेंगे, दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमें तोड़ लेगी? आप इंटैक्ट ही तो नहीं रहते हर स्टेट में सर, ऑलमोस्ट हर स्टेट में। ऐसी समस्या कांग्रेस के साथ ही क्यों आती है? ये कांग्रेस को नहीं लगता है कि आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को? लेकिन अभिषेक जी ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से नेता जा रहे हैं जिनके बारे में आज इनके शीर्ष नेतृत्व कहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं वही आ रहा हूं। हाँ, उत्तर प्रदेश से आपके नेता गए, सहयोगियों में आप देखिए आरएलडी आपका साथ छोड़ करके जा चुकी है सर, तो कुछ तो कारण होगा। देखिए एक बात आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में जब ये गारंटी वाली पार्टी के लोग बहुत शोर शराबा कर रहे थे, तो वहाँ के
पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने एक बात कही कि अरे गारंटी वालों, इस बात का गारंटी है कि मेरे चचा फिर नहीं पलटेंगे। तो आरएलडी के बारे में वही बात है कि आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि चुनाव के पूर्व या चुनाव के बाद वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। अभी अभी एक बात ठीक है, विवेक जी रिप्लाई करना चाह रहे थे। आता हूं रंजीत जी फिर से। अभिषेक जी, एक बात मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ। निपुण जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये सारा जो तामझाम और ये कर्मकांड इनका क्यों है, केवल इसलिए कि देश के वास्तविक मुद्दों से ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। अभी किसान जिस तरह से सड़कों पर बैठे हैं, यहाँ इससे पहले भी सड़कों पर सर तो वो मुद्दे उठाइए ना, विपक्ष का काम है, वो मुद्दे उठाए तो सही विपक्ष। ठीक है विवेक जी गंभीर गंभीर आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं रंजीत जी, लेकिन सवाल जरूर ये है कि बीजेपी को भनक ऐसी लग कैसे जाती है? विवेक जी शायद आप म्यूट हैं, प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं अपेक्षा करता हूं रंजीत जी सहयोग करेंगे आप मुझे, मैं ऐसी उनसे अपेक्षा रखता हूं। मैं सबसे पहले माननीय पंत जी ने जो विषय उठाया कि वो वहां वोट देने के बाद गए, वोट उन्होंने विधानसभा में दिया और विधानसभा में वोट देने के पश्चात जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, उसके बाद स्वयं वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर करके वहां के जो विधायक थे कांग्रेस के वो पंचकुला गए। और मजेदार बात है कि शिमला से पंचकुला 102 किलोमीटर है और वो जाते रहे और कांग्रेस हाथ हिलाती रही। उन्हें पता नहीं लगा कि उनके 6 विधायक उनको छोड़ के चले गए। यहाँ जहां पर सरकार इनकी, जहां पर व्यवस्था इनकी, जहां पर कानून इनका, लेकिन दोषारोपण हमारे ऊपर। ये कांग्रेस की वास्तु स्थिति है, जिन्हें यही नहीं पता लगा कि 6 लोग वोट देकर के गाड़ी में निकल गए। ये मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। दूसरा जो विषय उठाया हमारे माननीय अधिवक्ता महोदय ने, मैं ये बताऊं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ इन्होंने लगाया ये टर्न डाउन हो जाएगा, क्योंकि व्हिप सिर्फ हाजिरी के लिए मानी जाती है, वोटिंग तो वहां हुई कोई नहीं। जिस दिन इन्होंने बजट अपना बिल पास करवाना था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 15 लोगों को निलंबित करके मार्शल्स के माध्यम से हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ उनको बाहर निकाल दिया और ध्वनि मत से पास करा लिया। और उस समय ये लोग वहीं पर थे। इतनी बदतर स्थिति है कांग्रेस की, जिन्हें ना संविधान की जानकारी है ना कानून की जानकारी है। रहा प्रश्न हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो उठाया, ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमने तो कम से कम अपना अधिवेशन में ये तय किया कि हम अपना अध्यक्ष निर्वाचित नहीं करेंगे या हम निर्धारित करेंगे। आपका तो पिछले कितने सालों से एक ही परिवार अध्यक्ष है। आप पहले अपने अंदर भीतर झांकिए। और दूसरा विषय में इनके ध्यान में ला दूं, ये जो लोकतंत्र की लोकतंत्र की पीड़ा दिखा रहे हैं, माननीय गिरधर गुमान जी कांग्रेस के उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे और लोकसभा के सदस्य भी थे। जब भारतीय जनता पार्टी की एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार 1999 में चली गई थी, उस समय इनकी नैतिकता कहां छुपी हुई थी? नहीं विवेक जी, मेरा सवाल आप टाल गए। विवेक जी मेरा सवाल आप टाल गए। मेरा सवाल था बीजेपी को भनक लगती कैसे? बीजेपी को भनक नहीं लगती, बीजेपी की शरण में कांग्रेस आती है। ये उतना दोहन कर देते हैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का, कि उनका दुख दर्द सुनने के लिए कोई बचता नहीं है, तो वो दूसरे का कंधा तलाशते हैं। आज हालत ये है। और मैं आपको ये बता दूं, हम तो कहते हैं कि एक दिन ये स्थिति इनके परिवार में भी आ जाएगी कि यहाँ भैया आ जाएंगे रोते हुए या दीदी आ जाएंगी रोती हुई। इनकी स्थिति बहुत खराब है। मतलब अब डोरे वहां तक चले गए हैं। चलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इनके ठीक है। रंजीत जी वेट सर, वेट। निपुण जी रिप्लाई करना चाहे। निपुण जी एक चीज आपसे, एक चीज मैं बस रंजीत जी देखिए, प्लीज रंजीत जी प्लीज थोड़ा सा ये दुरुस्त करना चाहूंगा। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें ये प्रावधान है कि अगर 2/3 मेंबर टूट कर जाते हैं तो वो दल परिवर्तन होता है, दल बदल उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा ये भी है कि जो व्हीप होता है, ये 3 व्हीप होते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन व्हीप। तो जो ये निष्कासन हुआ है, जब इनको हटाया गया पद से, वो ट्रिपल लाइन व्हीप हटाया गया। और ट्रिपल लाइन व्हीप का अगर उल्लंघन करता है कोई सदस्य, तो उसके ऊपर भी दल परिवर्तन का कानून लागू होता है। ये कानून के अंदर प्रावधान है, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे बीजेपी के ऊपर मैं इसलिए आरोप नहीं मान सकता कि बीजेपी को जो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने किया, मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि गैप बड़ा था। भाई बीजेपी अगर 6 को क्यों तोड़ेगी? अगर बीजेपी को तोड़ना ही था तो पूरी पार्टी तोड़े ना। 40 में से आपका 2 तोड़ के इधर लेकर आए, सरकार बनवाए। अब बीजेपी या तो फिर यहाँ पे चुनाव करवाना चाहती है दोबारा,
या फिर 6 की जगह आप और ज्यादा विधायक तुड़वाए ताकि सरकार के लिए दोबारा फिर चुनाव हो। तो ये बात दोनों प्रैक्टिकल सीन लग रही है। और दूसरा क्या है कि भाई आपकी जो विधायक हैं उन्होंने वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट निपुण किया। जी, एक और आपका चीज है इसमें एंटी बार बार ये जो होता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डाला, क्या वो लोकतंत्र को बचाना था या लोकतंत्र की हत्या थी? एक विधायक ने वोट नहीं डाला, वो क्या था? देखिए, मैं एक बात को कहता हूँ अभिषेक जी, ये बात मैं सभी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई कोई भी मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है वो प्रयास करना चाहिए। और जब मेरे घर में आग लगेगी, मेरा प्रतिद्वंदी मेरा लाभ क्यों नहीं उठाएगा? इसमें क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है इसके अंदर? कैसे कह सकते हैं? क्या इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं हुआ, नेहरू जी के जमाने में नहीं हुआ, राजीव गांधी के जमाने में नहीं हुआ? अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे आया राम गया राम, स्पीकर ने भी आया राम गया राम किया। ये सब क्या था? चौधरी चरण सिंह के मामले में क्या था? मैं आपको हजारों केस बता दूंगा इंदिरा गांधी के समय जो हुआ। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी पॉलिटिकल विरोधी के घर में आग लगी है तो उसका लाभ कोई भी लेना चाहेगा। ठीक है, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। संभाल नहीं पा रहे, अपना परिवार संभाल नहीं पा रहे और दूसरे के वो वाला ले गया, वो वाला ले गया, क्यों ले गया? यानी कि तुम संभाल नहीं पा रहे हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं तो फिर पीयूष जी के पास और विवेक जी के पास चलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीयूष जी, अब मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। समझना ये चाहूंगा कि अभी अगर राजनीतिक परिस्थिति को आप देखें तो क्या लग रहा है कि अभी सुक्खू की स्वीकार्यता वैसी है जैसे उस समय थी जब उन्होंने शपथ लिया था? क्योंकि अंदर खाने उसी समय से बहुत सारी चीजें शुरू हुई थी और उसके बाद आज के डेट में उनकी स्वीकार्यता उस तरीके की नहीं बन पाई है जैसी होनी चाहिए थी। देखिए अभिषेक जी, स्वीकारता तो उनकी उस टाइम पे भी नहीं हुई थी सारी पार्टी के अंदर, जो भी डेवलपमेंट हुए थे हमारे सामने हैं, सारे कुछ थे उस समय। और वो हाईकमान ने जो है कि बातचीत करके और उनको फिर जो है कि एक कंसेंसस जो है कि बनाने का कोशिश करके उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया था। तो उसी दिन से जो है कि और खासकर जो है कि देखिए प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जो है इनका अंदर ही अंदर जो है विरोध चल रहा था लगातार। और बल्कि ये तो लग रहा था कि कहीं बहुत जल्दी ही उस सरकार को खतरा ना पैदा हो जाए और प्रतिभा सिंह ही जो है बागी ना बन जाए, ये ऐसा उस समय लग रहा था। लेकिन हाईकमान बहुत एक्टिव रहा और उन्होंने किसी तरह से उस संकट को टाला। तो मुझे लगता है कि संकट टला नहीं अभी तो। अब चूंकि अभी तक तो था कि हाँ ऐसी उम्मीद नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये जब एपिसोड हो गया है और 6 विधायक चले गए हैं और विक्रमादित्य सिंह ने जो त्यागपत्र दिया है, तो इससे साफ लग रहा है कि जो है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और भले ही आज जो है कॉन्फ्रेंस करके एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई ये है। बात कह दी हो, हाँ। ठीक है, उन्होंने वो बात उसको फिलहाल जो है फौरी तौर से उसको संकट को टाल दिया है वो, और सुक्खू को कहा है कि वो बने रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्थितियां अभी इनके काबू में रहेंगी, क्योंकि अब वो जो है चिंगारी जो है हम साफ साफ देख रहे हैं वहां पे। और मुझे ये हो सकता है आगे और ज्यादा भड़के। नहीं अभिषेक जी, एक चीज और मुझे लगता है कि ये जो बात इस समय इन्होंने किया और जो वहां से डीके शिव कुमार को भेजा और ये जो किया, ये पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इलेक्शन से पहले होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जी हाँ, और पहले होता। असंतोष तो बहुत समय से चल रहा था। तो अब प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। आपसे समझना चाहूंगा कि 6 विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं हाईकोर्ट, उनके पास विकल्प क्या है, कानूनी विकल्प? ऑब्वियसली स्पीकर के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने अभिषेक जी अभी पहले भी बताया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ उनके रास्ते में आएगा। दूसरी बात यह है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है और किसी पार्टी से, पर्टिकुलर पार्टी से आप जीत कर आते हैं, नहीं तो निपुण जी ने जैसा बताया 3 लाइन विप है, 3 लाइन विप है, अगर उसका उन्होंने उल्लंघन किया है तो उसमें क्या ये प्रावधान है कि सदस्यता चली जाएगी? और अगर स्पीकर ने आदेश दिया लेकिन उसी में एंटी डिफेक्शन लॉ में ही एक ये भी प्रावधान है कि मेंबर शुड नॉट वायलेट द मैंडेट ऑफ पार्टी। जिस पार्टी से वो इलेक्टेड हैं उसके मैंडेट को वो वायलेट नहीं करेंगे। तो अभी आपको लगता है हिमाचल में तो वैसा हुआ नहीं है? और अगर राज्यसभा के इलेक्शंस हैं तो उसमें उनको अधिकार है वोट करने का, उस पर विप जारी होता नहीं है, लागू होता नहीं है। राज्यसभा के इलेक्शन के ऊपर कुछ किसी तरह का भी कोई संकट नहीं है। जो इलेक्ट हो गए वो नहीं मैं इन विधायकों के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि इन विधायकों ने सिर्फ पार्टी के लाइन के खिलाफ जाके वोट किया है। उन्होंने जो मैंडेट मिला है उसका तो कहीं पे वायलेशन नहीं दिखता। नहीं, मेंबरशिप वो उनकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। उन्होंने पार्टी के मैंने
ये कहा कि मेंबरशिप, जहां तक राज्यसभा की मेंबरशिप है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं, मैं इनकी जो सदस्यता गई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनकी गई है मैं उनकी बात कर रहा हूं, विधायकों की। नहीं, इम्पैक्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कि अगर 6 इनकी सदस्यता जाएगी तो आप शायद ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट राज्यसभा की नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है कि इन राज्यसभा में वोट करने का अधिकार है, जिसको चाहे वोट किया, इन्होंने वोट किया। अब क्या ये वायलेशन थोड़ी ही ना है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के उन्होंने कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को वोट किया, उसका अधिकार उनके पास है। विप उस पे लागू होता नहीं है, वो लागू नहीं होता है। अब जो इनकी सदस्यता विधानसभा स्पीकर ने ली है, तो क्या सदस्यता बचने की संभावना है या नहीं? मैं इनकी सदस्यता की बात, राज्यसभा इलेक्शन तो क्लियर है, संभावना तो हमेशा है, लेकिन उसमें ये है कि देखना ये है, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको कहा था कि स्पीकर का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पीकर का जो ऑर्डर है, क्योंकि स्पीकर वो ट्रिब्यूनल के प्रेजाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करता है यहाँ पर। ठीक है, उसने क्या रीजंस दिए हैं वो देखना इनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट निपुण जी बोलना चाह रहे हैं। निपुण जी क्लोजिंग कमेंट बोलिए, उसके बाद जी मैं एक लास्ट मिनट में बता दूं। एक्चुअली क्या था कि हमारे यहाँ जितने चुनाव होते हैं सब गुप्त मतदान होते हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव 2003 से ओपन वोटिंग उसको बोला जाता है, खुला मतदान बोला जाता है। ये खुला मतदान इसलिए लाया गया था ताकि पार्टी लाइन से इधर जाकर कोई भी मेंबर क्या ना करे, आपका वोटिंग ना करे। तो ट्रिपल लाइन व्हीप के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। तो मुझे लगता है कि जो स्पीकर ने स्टेप लिया है वो गलत नहीं है। मुझे लगता है न्यायपालिका के थ्रू भी उनको सदस्य रद्द ही माना जाएगा। इसमें कोई मुझे चलिए, तो अब इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई जब होती है तो चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। फिलहाल जो संकट के बादल मंडरा रहे थे सुक्खू सरकार पर, ऐसा लग रहा है वर्तमान स्थिति में कि वो छट गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।